नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील। आज मैं बीएड, बीएलएड एंड डीएलएड के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक लेसन प्लान अर्थात पाठ योजना के बारे में बात करूंगा। इसमें मैं नागरिक शास्त्र विषय का एक टॉपिक लेकर आपको बताऊंगा कि लेसन प्लान का फॉर्मेट क्या है और लेसन प्लान किस तरीके से बनेगा। इसमें हम आपको हार्वर्ड एंड ब्लूम टेक्सोनॉमी के ऊपर आधारित लेसन प्लान बताएंगे, क्योंकि लखनऊ विश्वविद्यालय में हार्वर्ड एंड ब्लूम टेक्सोनॉमी के ऊपर आधारित ही लेसन प्लान बनाया जाता है और उसी के ऊपर आधारित छात्राध्यापक अभ्यास शिक्षण कार्य करते हैं। तो आपको हार्वर्ड एंड ब्लूम टेक्सोनॉमी के ऊपर ही लेसन प्लान सीखना है। तो इसमें जो मैंने टॉपिक लिया है वो टॉपिक है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। तो देखते हैं कैसे लेसन प्लान बनता है। सबसे पहले लेसन प्लान में सबसे ऊपर लिखा जाता है पाठ योजना लेसन प्लान, और जिस नंबर का प्लान होता है वो नंबर यहाँ पर लिख दिया जाता है। उसके नीचे आता है ब्लैक बोर्ड एंट्री। तो ब्लैक बोर्ड एंट्री में पहले दिनांक, जिस डेट में आपको लेसन प्लान पढ़ाना है वो डेट यहाँ पर लिख दी जाएगी। फिर उसके नीचे आएगा कक्षा, क्लास, जिस क्लास का आपका टॉपिक है वो क्लास यहाँ पर लिख दिया जाएगा। फिर बीच में आप देख रहे हैं विषय, सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट का आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो सब्जेक्ट यहाँ लिख दिया जाएगा। यहाँ नागरिक शास्त्र है। कुछ यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर नागरिक शास्त्र ना करके सोशल साइंस या सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं, तो वहाँ पर नागरिक शास्त्र, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के जो होंगे वो सारे टॉपिक सामाजिक विज्ञान में ही आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप सामाजिक विज्ञान भी लिख सकते हैं। वो यूनिवर्सिटी वाइज देखना पड़ेगा कि यहाँ पर किस यूनिवर्सिटी के लिए आप लेसन प्लान बना रहे हैं। फिर आ जाएगा टॉपिक। टॉपिक में जो टॉपिक आप पढ़ाने वाले हैं वो टॉपिक लिख देंगे और टॉपिक के नीचे आप अंडरलाइन कर देंगे। ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये एक चीज़ यहाँ लेसन प्लान में भी होगी और ये चीज़ आप ब्लैक बोर्ड पर जब एंट्री करेंगे तो वहाँ भी आप टॉपिक लिखने के बाद अंडरलाइन करेंगे। फिर आएगा चक्र। तो आप चक्र, जिस पीरियड में आप पढ़ाने वाले हैं उस पीरियड का नंबर डाल दीजिए। फिर उसके बाद से ड्यूरेशन। ड्यूरेशन यहाँ पर 30 मिनट लिखा है, लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आप जिस विद्यालय में पढ़ा रहे हैं वहाँ का टाइम ड्यूरेशन अगर 35 मिनट है पीरियड के लिए तो आप 35 मिनट डालेंगे। अगर 30 मिनट है तो 30 मिनट डालेंगे। ये डिपेंड करता है कि आप जिस स्कूल में पढ़ाने जा रहे हैं वहाँ का टाइम ड्यूरेशन क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर टाइम डालेंगे। एक चीज़ और आपको बता दें ब्लैक बोर्ड एंट्री के साथ ही कि इसमें हमने 3 पार्ट में आपको बताया है। आप चाहें तो इसको 2 पार्ट में भी कर सकते हैं। जब आप 2 पार्ट में करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा पहले दिनांक, फिर विषय, फिर प्रकरण, और इधर आ जाएगा कक्षा, चक्र और अवधि। जो मैंने माइक्रो टीचिंग का जो लेसन प्लान बताया है उसमें मैंने आपको ये चीज़ बताई है। तो आपको परेशान नहीं होना है। अगर आप देखें कि ब्लैक बोर्ड किस तरीके का है, जैसे ब्लैक बोर्ड पर आप एंट्री कर रहे हैं सेम उसी तरीके से आप यहाँ पर भी बना लीजिए। अगर वहाँ आप 3 पार्ट में कर रहे हैं तो आप 3 पार्ट में डालिए। अगर आप वहाँ पर 2 पार्ट में डाल रहे हैं तो फिर आप 2 पार्ट में ही यहाँ पर एंट्री करिए। ठीक है। फिर उसके बाद से आ जाएगा सामान्य उद्देश्य। तो आपको मालूम है कि सामान्य उद्देश्य विषय से संबंधित होता है। तो विषय यानी कि जो विषय आप पढ़ा रहे हैं वही विषय आप आज भी पढ़ाएंगे, वही कल भी पढ़ाएंगे और 20 डेज तक आपका वही सब्जेक्ट रहेगा। ये आप इस तरीके से समझ लेते हैं कि सामान्य उद्देश्य जो आपका एक बार बन जाएगा वो आप जब तक लेसन प्लान उसी सब्जेक्ट के पढ़ाते रहेंगे आपके सामान्य उद्देश्य बार बार बदलेंगे नहीं, क्योंकि नागरिक शास्त्र या हिस्ट्री या जो भी विषय है वो एक ही विषय लगातार चल रहा है। दूसरी चीज़ आपको एक और बता दें कि सामान्य उद्देश्य जो लिखा जाता है वो प्रेजेंट टेंस में लिखा जाता है, या हम कह सकते हैं वर्तमान काल में लिखा जाता है। तो आप यहाँ पर फ्यूचर टेंस में नहीं लिखेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए नागरिक शास्त्र के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो सामान्य उद्देश्य लिखे हैं, पहला है छात्रों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना। दूसरा है छात्रों को
समाज की संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान कराना। तीसरा है छात्रों की सामाजिक आदतों का विकास करना। चौथा है छात्रों में प्रजातांत्रिक नागरिक गुणों का विकास करना। और पांचवा है छात्रों को सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण का ज्ञान कराना। तो आप जो भी नागरिक शास्त्र से रिलेटेड आपको लगता है कि सामान्य उद्देश्य हो सकते हैं, आप यहाँ पर वो चीज़ लिख देंगे। यहाँ पर 5 लिखें। अगर आपको लग रहा है कि हम 6-7 कर सकते हैं तो आप यहाँ पर 6-7 भी कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप सिर्फ 5 ही ऑब्जेक्टिव लिखिए। आप अपने सामान्य उद्देश्य अच्छे से डिसाइड कर लीजिए और वो एक बार लिख लीजिए और वही आगे के प्लान में आपके चलते जाएंगे। हाँ, जब आपकी क्लास चेंज होगी तब आपके सामान्य उद्देश्य में कुछ परिवर्तन हो सकता है, वो क्लास के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद से आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या है? विशिष्ट उद्देश्य टॉपिक से रिलेटेड होता है। तो आपका विशिष्ट उद्देश्य अगर टॉपिक से रिलेटेड है और आपको मालूम है कि टॉपिक हर रोज़ बदलेगा, आज हम राष्ट्रीय प्रतीक पढ़ा रहे हैं, कल हो सकता है कि हमारा टॉपिक कुछ और हो, तो आपके विशिष्ट उद्देश्य लगातार बदलते रहेंगे। और इसमें आपको दूसरी चीज़ ध्यान देनी है कि जो विशिष्ट उद्देश्य होंगे वो फ्यूचर टेंस में लिखे जाएंगे, यानी कि जो आप चाहते हैं कि उनके व्यवहार में परिवर्तन हो वो चीज़ आप यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य में लिखेंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपका लेसन प्लान भी बनेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आप लेसन प्लान पहले बनाते हैं और आप ये मान के चलते हैं कि हमारे पढ़ाने के बाद उनके व्यवहार में ये परिवर्तन होगा। इसको हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं, राइटिंग ऑब्जेक्टिव इन बिहेवियर टर्म्स। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य जो हमने यहाँ पर आपको बताया था अभी कि हार्वर्ड एंड ब्लूम टेक्सोनॉमी, तो जो विशिष्ट उद्देश्य लिखे जाते हैं वो ब्लूम टेक्सोनॉमी के ऊपर लिखे जाते हैं और उसमें हम लोग संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक की बात करते हैं, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। तो यहाँ पर हम कॉग्निटिव के 3 पार्ट लेके चल रहे हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक, नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन। तो उसी के आधार पर ये है। और ये देखिए ज्ञानात्मक के जो 2 उद्देश्य लिखे हैं, पहला है छात्र राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में बता सकेंगे, दूसरा है छात्र राष्ट्रीय प्रतीकों का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। तो इनके एक्शन वर्ब हैं, आप उन एक्शन वर्ब का यूज़ करके टॉपिक के अकॉर्डिंग ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक के उद्देश्यों में बदलाव कर सकते हैं। दूसरा है बोधात्मक, छात्र राष्ट्रीय प्रतीकों की व्याख्या अपने शब्दों में कर सकेंगे, या आप इस तरीके से कह सकते हैं कि छात्र राष्ट्रीय प्रतीकों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में दे सकेंगे। दूसरा है छात्र विभिन्न प्रतीकों में भेद कर सकेंगे या अंतर कर सकेंगे। फिर आपका आ जाता है अनुक्रियात्मक। अनुक्रियात्मक को आप प्रयोगात्मक भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें पहला है छात्र राष्ट्रीय प्रतीकों को सूचीबद्ध कर सकेंगे, दूसरा है छात्र राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र बना सकेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा कि ज्ञानात्मक हेड, बोधात्मक हार्ट एंड प्रयोगात्मक हैंड, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अब आता है उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप शिक्षण सहायक सामग्री। तो उसमें आप जो टीचिंग एड यूज़ करेंगे वही चीज़ आप लिखेंगे। आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि आपको यहाँ पर चॉक, डस्टर, रोलर बोर्ड नहीं लिखना है, आपको सिर्फ यहाँ पर जो टीचिंग एड यूज़ करेंगे, जो आप मटेरियल यूज़ करेंगे वही चीज़ यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद से आएगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में छात्र राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्रों की सामान्य पहचान रखते हैं या सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि जो आप टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उस टॉपिक के जस्ट पहले उनका जो जानकारी है या उस टॉपिक्स के बारे में अगर सामान्य जानकारी है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं या लिखेंगे। फिर उसके बाद से आएगा इंट्रोडक्शन या प्रस्तावना। प्रस्तावना में 3 कॉलम में बनाया जाएगा इसको। पहला होगा क्रम संख्या, दूसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया और तीसरा छात्र क्रिया।
यहाँ पर देखिए छात्राध्यापिका लिखा है, लेकिन आप अगर छात्राध्यापक हैं तो आप छात्राध्यापक ही लिखेंगे। अब आप प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न से उत्तर आएगा, फिर इस उत्तर से दूसरा प्रश्न पूछेंगे, फिर इससे उत्तर आएगा, फिर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछेंगे, फिर इसका उत्तर आएगा और लास्ट में चलकर आप एक समस्यात्मक प्रश्न पूछेंगे और उस समस्यात्मक प्रश्न का उत्तर आप उद्देश्य कथन में देकर अपना उद्देश्य कथन देंगे। तो आप इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि प्रस्तावना में सिर्फ आप प्रश्न पूछ कर ही टॉपिक नहीं निकलवाते हैं। आप प्रस्तावना में आप टीचिंग एड का यूज़ करके टॉपिक निकलवा सकते हैं, आप कहानी सुना के टॉपिक निकलवा सकते हैं। तो जिस मेथड का आप यूज़ करना चाह रहे हैं वो मेथड आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछकर या प्रश्न का यूज़ किया गया है। तो पहला प्रश्न देखिए पूछा गया है, स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को मनाया जाता है। अब इसी से दूसरा प्रश्न बना है कि 15 अगस्त को हम क्या फहराते हैं? 15 अगस्त को हम राष्ट्रीय ध्वज या तिरंगा फहराते हैं। ठीक है। अब इससे प्रश्न पूछा तिरंगा को हम किस रूप में जानते हैं? ये समस्यात्मक हो गया। अगर उत्तर आ जाता तो यहाँ पर हम संभावित उत्तर भी लिख सकते हैं। तो अब इसका उत्तर बताते हुए हमें उद्देश्य कथन देना होगा कि आज हम लोग ये चीज़ पढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए उद्देश्य कथन दिया गया है और उद्देश्य कथन में डायरेक्ट स्टेटमेंट दे दिया गया है। यहाँ पर आप बता सकते हैं कि तिरंगा को हम राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में जानते हैं। आज हम नागरिक शास्त्र विषय के अंतर्गत हमारे राष्ट्रीय प्रतीक का विस्तृत पूर्वक अध्ययन करेंगे या विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। देखिए यहाँ पर सामाजिक विज्ञान लिख गया है, यहाँ पर होगा नागरिक शास्त्र, क्योंकि नागरिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ही आता है। ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे कि सामाजिक विज्ञान, कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में सामाजिक विज्ञान भी लिखा जाता है, लेकिन सामाजिक विज्ञान के अंदर नागरिक शास्त्र आता है तो हम नागरिक शास्त्र ही लिखेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप 5 कॉलम में डिवाइड करेंगे इसको। पहला होगा शिक्षण बिंदु, दूसरा छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका क्रिया, तीसरा छात्र क्रिया, चौथा तकनीकी या प्रविधि और पांचवा श्यामपट्ट कार्य। अब शिक्षण बिंदु में आप जो शिक्षण बिंदु ले रहे हैं वो शिक्षण बिंदु यहाँ पर लिख देंगे और उन शिक्षण बिंदु से संबंधित पहले एक प्रश्न पूछेंगे और प्रश्न पूछने के बाद उसका उत्तर आएगा और फिर आप अपना यहाँ पर कथन देंगे। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है। प्रविधि और तकनीक में क्या हो जाएगा? प्रश्नोत्तर विधि। और फिर जो आप यहाँ पर कथन देंगे वो कथन यहाँ पर लिख दिया गया है। उस कथन के बाद यहाँ पर आप लिख देंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ मेथड में क्या आ जाएगा? व्याख्यान या प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि क्यों? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग भी किया गया है और ये देखिए इसका मिनिएचर यहाँ पर लगाया गया है। आप इसका जो राष्ट्रीय ध्वज ले जाके क्लास में दिखाने वाले हैं उसका लेसन प्लान में यहाँ पर मिनिएचर भी होना चाहिए और साथ साथ में यहाँ पर लिखा भी होना चाहिए, जिससे कि जो आपका सुपरवाइज़र अगर क्लास में जाए तो आप उसको पता चले। अगर ये प्लेस पलट के देखे तो इस स्टेप पर आप राष्ट्रीय ध्वज या जो भी चीज़ दिखाने वाले हैं वो आप यहाँ पर दिखाएंगे तो वो देख सकता है कि यहाँ पर आप दिखा रहे हैं या नहीं दिखा रहे हैं। और उसके साथ में अगर आप ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखने वाले हैं तो वो चीज़ें आप यहाँ पर पहले से बताएंगे कि ब्लैक बोर्ड पर ये चीज़ें लिखी जाएंगी। तो आपको यहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर वो चीज़ लिखनी भी है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान में रखना है। अब ये चीज़ आप यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है। फिर स्टेटमेंट ख़त्म होने के बाद फिर दूसरा आपका टीचिंग पॉइंट आ जाएगा। दूसरा टीचिंग पॉइंट है मोर, राष्ट्रीय पक्षी मोर। अब आप उससे संबंधित एक पूर्व ज्ञान पर प्रश्न पूछेंगे, उसका उत्तर आएगा, फिर प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पर हो जाएगी और फिर यहाँ पर आप कथन लिखेंगे। आपका जो कथन होगा वो यहाँ पर आपको हेडिंग में डालना होगा और फिर उसके बाद से पूरा आपका ये स्टेटमेंट आ जाएगा। फिर वही चीज़ आएगी, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, यहाँ व्याख्यान और प्रदर्शन विधि, यहाँ जो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले हैं वो चीज़ यहाँ पर आपने लिख दिया है और जो आप टीचिंग एड दिखाने वाले हैं वो यहाँ पर उसका मिनिएचर आपने लगा दिया है और ये आप क्लासरूम में दिखाएंगे। फिर उसके बाद से आपका थर्ड टीचिंग पॉइंट से संबंधित फिर उसी तरीके से एक प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न का उत्तर आएगा
प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर कथन आएगा और कथन में आप पूरा कथन देंगे। कथन के बाद आप यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यहाँ पर व्याख्यान और प्रदर्शन विधि, क्योंकि यहाँ पर फिर आप मिनिएचर लगाए हुए हैं, इसका मतलब है कि आप यहाँ पर टीचिंग एड उनको दिखाने वाले हैं और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाले हैं वो यहाँ पर आपने लिख दिया। तो सारे कॉलम में स्टेप बाय स्टेप आप इसका यूज़ करेंगे और इसी तरीके से आपको अपना लेसन प्लान बनाना होगा। फिर उसके बाद से फिर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आ जाएगा और उसके बाद से आप यहाँ पर प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न के बाद उत्तर आएगा, प्रश्नोत्तर विधि, और फिर आप अपना स्टेटमेंट यहाँ पर दे देंगे। ठीक है। फिर उसके बाद से सेम वही चीज़ आपकी चलती रहेगी। फिर यहाँ पर नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट आ गया, फिर प्रश्न, फिर उत्तर, और फिर आपका यहाँ पर कथन और फिर स्टेटमेंट आपका हो गया। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि आप वहाँ पर टीचिंग पॉइंट के साथ साथ एक पूर्व ज्ञान पर संबंधित आप प्रश्न पूछेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न नहीं बनता है, तो आप वहाँ पर एक टीचिंग एड दिखा के प्रश्न पूछ सकते हैं। कुल मिला के आप कहने का मतलब ये है कि आपको लगातार आधे घंटे या 20 मिनट का जितना भी आप पढ़ाना चाह रहे हैं, लगातार आप नहीं पढ़ाएंगे। बीच बीच में ब्रेकअप देने के लिए आपको प्रीवियस नॉलेज से संबंधित आपको प्रश्न पूछना है। और प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि जो आप पढ़ाने जा रहे हैं टीचिंग पॉइंट के रूप में, उसका एक कॉन्सेप्ट भी बच्चे के दिमाग में बन जाए, जिससे कि जब आप अपना स्टेटमेंट दें, कथन दें, तो बच्चे को समझ में आ जाए कि ये चीज़ें हमको पढ़ाई जा रही हैं और उसको अच्छे से समझ में आ जाए। जो चीज़ आप दिखाने वाले हैं उसका मिनिएचर भी लगा होना चाहिए, जिससे कि सुपरवाइज़र को सहूलियत रहती है कि आप वो देख ले कि किस समय आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं और उसके सामने आप कुछ टीचिंग एड दिखाने वाले हैं कि नहीं दिखाने वाले हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जानी चाहिए। ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ आपने टीचिंग एड, और टीचिंग एड को देखिए वहाँ मैंने खोल रखा था, यहाँ पर ये पेज मुड़ा हुआ है तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर टीचिंग एड रखा गया। इसका मतलब है कि ये चीज़ भी दिखाई जानी है। और आपका लेसन प्लान इस तरीके का होना चाहिए कि लेसन प्लान में आप मैक्सिमम टीचिंग एड का यूज़ करें, जिससे कि छात्र स्टूडेंट पढ़ने में इंटरेस्ट ले। अब उसके बाद से ये चूँकि प्रीवियस नॉलेज पे था, अब क्या करना है कि जो आपने पढ़ाया था उससे संबंधित आपको प्रश्न पूछने हैं बोध प्रश्न के रूप में, या इस तरीके से कह सकते हैं कि आप अब ये चेक करेंगे कि जो मैंने छात्रों को पढ़ाया है वो स्टूडेंट्स को कितना समझ में आया है या नहीं आया है। तो जितना आपने पढ़ाया है उससे रिलेटेड प्रश्न यहाँ पूछे गए हैं। पहला है तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। दूसरा, चक्र में कितनी तीलियाँ होती हैं। तीसरा, मोर किसका प्रतीक है। राष्ट्रीय चिन्ह में के नीचे क्या अंकित है। और लास्ट है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। इसका मतलब ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर पढ़ाई हैं। अब उसके बाद से इसी प्रश्नों के आधार पर श्यामपट्ट सारांश डेवलप होगा। हमने आपको पिछले लेसन प्लान में बताया था कि 2 तरीके से आप लेसन प्लान श्यामपट्ट सारांश डेवलप करते हैं। एक तो बोध प्रश्नों के आधार पर, और दूसरा आप पाठ के विकास के साथ साथ श्यामपट्ट सारांश विकसित कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कि पाठ बोध प्रश्नों के आधार पर किया जा रहा है। तो इसमें आप हर प्रश्न का उत्तर फ्लो चार्ट के रूप में लिखे हुए हैं, और ये इस तरीके का होना चाहिए कि इसका एक मीनिंग बने। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट के रूप में लिखना है। अगर यहाँ पूछा गया है तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, और खाली यहाँ पर लंबाई चौड़ाई का अनुपात आप लिख दें तो समझ में नहीं आएगा कि लंबाई चौड़ाई किसका अनुपात। तो यहाँ पर आपको पूरा लिखना पड़ेगा तिरंगे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। ठीक है। और ये आप उत्तर तो यहाँ पर लिखे रहेंगे इस तरीके से। चक्र में तीलियाँ भी आपने लिख ली, मोर का सुंदरता का प्रतीक है, चिन्ह और उसका जो वैज्ञानिक नाम है। लेकिन ये जब ब्लैक बोर्ड पर आप डेवलप करेंगे तो आपको एक प्रश्न पूछना होगा, इसके उत्तर देने के लिए छात्र हाथ खड़ा करेंगे, जिससे आप कहेंगे उत्तर बताएगा। जब वो उत्तर बताएगा तब आप यहाँ पर उसका उत्तर लिखेंगे। फिर दूसरा प्रश्न पूछेगा, दूसरा उत्तर लिखेंगे। तीसरा प्रश्न पूछेगा, तीसरा उत्तर लिखेंगे। तो ये आपका लेसन प्लान में तो इस तरीके से है, लेकिन ये बोध प्रश्न आपको ब्लैक बोर्ड पर नहीं लिखने होते हैं। आप प्रश्न पूछेंगे, आपको ये प्रश्न याद होने चाहिए,
और उस प्रश्न के आधार पे, उनके उत्तर के आधार पे ब्लैक बोर्ड समरी डेवलप की जाती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद से जब आप ब्लैक बोर्ड समरी आप डेवलप कर लेंगे तो आप स्टूडेंट से कहेंगे कि अब आप इसको अपनी कॉपी पर उतार लीजिए और आप घूम घूम कर उस कक्षा का निरीक्षण करेंगे, जिससे कि जो छात्र नहीं लिख रहे हैं वो लिखें, और कुछ अगर गलतियां कर रहे हैं तो आप उनको बता सकते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, लेखन एवं निरीक्षण कार्य। और जब छात्र लिख लेंगे तो आप ब्लैक बोर्ड समरी फिर ब्लैक बोर्ड से रब कर दीजिए, और उसके बाद से आ जाएगा आपका पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में आपने यहाँ पर पूछा है सही मिलान कीजिए, तो यहाँ पर आप पुनरावृत्ति प्रश्न में आप रिक्त स्थान की पूर्ति पूछ सकते हैं, सही मिलान का कर सकते हैं, सही गलत का निशान लगाने वाला प्रश्न पूछ सकते हैं, और जो सही तरीका है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और ये पूछने के लिए आपको इसको रोलर बोर्ड पर लेके जाया जाता है लिखकर, और ये जो यहाँ पर आपने निशान लगा रखा है वो रोलर बोर्ड पर नहीं लगा होगा। आप स्टूडेंट से पूछेंगे राष्ट्रीय पुष्प, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय झंडा, और इसके आगे आम, तिरंगा, कमल, मोर, ये सारा लिखा रहेगा। अब आप कहेंगे राष्ट्रीय पुष्प का सही मिलान क्या हो सकता है, तो वो बताएगा कमल। तो वह जाके वहाँ पर इस तरीके से लाइन खींच देगा। यहाँ पर आपका होना चाहिए, लेकिन रोलर बोर्ड पर ये चीज़ नहीं होगी। और जब ये आप प्रश्न पूछ लेंगे उसके बाद से फिर आप होमवर्क या गृह कार्य देंगे। और यहाँ पर देखिए गृह कार्य दिया गया है, राष्ट्रीय प्रतीकों के चित्र बनाइए। तो आपको इस तरीके से लेसन प्लान का पूरा एक फॉर्मेट एक एग्जाम्पल के रूप में देकर समझाया गया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेसन प्लान अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप सिविक्स का कोई भी लेसन प्लान आसानी से बना सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।